अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक का टाइटल है वेव्स एज अ कैरियर्स ऑफ एनर्जी। वेव एनर्जी को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है या ट्रांसफ़र की जा सकती है थ्रू द वेव्स। वेव्स के जरिए से भी ये एक सोर्स बन गया एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का। आइए देखते हैं किस तरह से एनर्जी वेव के जरिए ट्रांसमिट होती है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। कहते हैं व्हेन वी शेक द stretch string up and down, we provide our muscular energy to the string। रस्सी पर पैदा होने वाली वेव्स क्या करते हैं हम लोग कि रस्सी के एक सिरे को हाथ में पकड़कर अप एंड डाउन मूव करवाते हैं। इस अप एंड डाउन मोशन मतलब हैंड की वाइब्रेटरी मोशन क्या करती है, रस्सी के पार्टिकल्स पर वेव्स प्रोड्यूस करती है। कॉमन सा फिनोमेना है, रस्सी जो है वो एक मीडियम है, उसके पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन में अप एंड डाउन मूव करते हैं। इसमें एनर्जी ट्रांसमिट कैसे होती है, when we shake the string with the help of our hand up and down, तो उससे हम क्या कर रहे होते हैं, अपने मस्कुलर एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं अपने हाथों के जरिए। किसके पार्टिकल्स पर, रस्सी के पार्टिकल्स पर। अब जो रस्सी के पार्टिकल्स हैं वो एक पार्टिकल अपने नेक्स्ट या एडजेसेंट पार्टिकल में एनर्जी को ट्रांसमिट करता है, जिसकी वजह से वेव ट्रेवल करती है या एक रस्सी की सरफेस पर एक सेट ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ये जो पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस है फ्रॉम वन टू अदर एडजेसेंट पार्टिकल्स, ये किस चीज़ की वजह बनती है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने की। तो प्रूव हो गया कि जब वेव ट्रेवल करती है तो ये अपने साथ एनर्जी को भी ट्रांसमिट कर रही होती है। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट है नेक्स्ट पैराग्राफ में, अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, और दस द एनर्जी इन अ वेव डिपेंड अपॉन द ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ये दो पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ, डिस्टेंस एंड एम्पलीट्यूड। कहते हैं जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वेव के जरिए कैरी की जा रही होती है या ट्रांसमिट की जा रही होती है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। कॉमन सा सेंस है, एक रस्सी है, उसकी अगर शॉर्टर लेंथ है तो जब हम लोग अपने हैंड को अप एंड डाउन मतलब वाइब्रेटरी मोशन करेंगे तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट होगी एज कम्पेयर टू अ स्ट्रिंग हैविंग लॉन्ग लेंथ। अगर उसी के कंपैरिजन में एक स्ट्रिंग है तो उसकी लेंथ ज़्यादा है तो उस पर अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम वाइब्रेटरी मोशन ऑफ और हैंड से ट्रांसमिट होने वाली अमाउंट ऑफ एनर्जी कम होगी। डिस्टेंस पर डिपेंड कर दिया। दूसरी चीज़ है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होती है, यहाँ पर अगर हम लोग अपने हाथ से एक कम वाइब्रेटरी मोशन या अप एंड डाउन मूवमेंट करवाएंगे तो रस्सी के पार्टिकल्स पर प्रोड्यूस होने वाली वेव या जो सेट ऑफ वेव्स होगा वो भी एक कम फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस होगा। अगर हम लोग अपने रस्सी को फास्टर या लार्ज एम्पलीट्यूड से शेक आउट करेंगे तो उससे प्रोड्यूस होने वाली जो सेट ऑफ वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। मैंने दो टर्म का नाम लिया है, try to understand amplitude, frequency. Larger will be the amplitude, greater will be the frequency of waves। जितने ज़्यादा एम्पलीट्यूड से या जितना फास्ट हम लोग किसी रस्सी को शेक आउट करेंगे मतलब लार्जर एम्पलीट्यूड से शेक आउट करेंगे इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से वेव्स प्रोड्यूस होंगी और इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकेंड गिवन होगी किस पर, रस्सी के पार्टिकल्स पर। होपफुली आपको इन दोनों पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। यहाँ से इफ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड टू प्रोड्यूस वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग ज़्यादा तेज़ी के साथ रस्सी को शेक आउट करेंगे तो वेव हम मोर एनर्जी पर सेकेंड से और इसका रिजल्ट हायर फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स प्रोड्यूस होंगी एंड द वेव डिलीवर मोर एनर्जी पर सेकेंड टू द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग एज इट मूव फॉरवर्ड। थर्ड पॉइंट है वाटर वेव्स। वाटर वेव भी क्या करती हैं, एनर्जी को ट्रांसमिट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक्टिविटी 10.3 वाटर सरफेस है, पॉन्ड की सरफेस। वाटर वेव इस पर प्रोड्यूस की जा रही हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब ये आउटवर्ड डायरेक्शन में कैसे प्रोड्यूस होंगी, उसके सेंटर में या किसी एक जगह पर पॉइंट पर हम लोग अगर एक पत्थर ड्रॉप कर दें तेज़ी से तो क्या होगा, जिस जगह पर पत्थर यहाँ पे आके गिरेगा डिप करेगा उसके अराउंड एक सर्कुलर फॉर्म में वेव ट्रेवल करेंगी किस डायरेक्शन में,
आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब इन वेव से एनर्जी को ट्रांसमिट करना या प्रूव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे कॉर्क है, उसने प्लेस कर दिया, तो कॉर्क की मोशन और इसकी ट्रैवलिंग विद द ट्रैवलिंग ऑफ वेव हमें ये बताएगी कि वाटर की सरफेस पर पैदा होने वाली वेव्स भी एनर्जी को क्या कर रही होती हैं, ट्रांसमिट कर रही होती हैं। पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव्स हैं, ड्रॉप अ स्टोन इनसाइड द वाटर, जब हम लोग इस पत्थर को यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो हमें वेव ट्रैवल करती नजर आएंगी। जिस जगह पर कॉर्क की पोजीशन है हम देखेंगे, वी विल ऑब्जर्व दैट द कॉर्क विल मूव अप एंड डाउन विद द ट्रैवलिंग ऑफ वेव विच आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और लास्ट पे रिजल्ट क्या आ गया कि जो ये जो एक्टिविटी है ये हमें बताती है कि वाटर वेव्स लाइक अदर वेव ट्रांसमिट करती हैं एनर्जी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर या मैटर जो है वो ट्रांसमिट होता है, बल्कि एनर्जी को क्या कर रहा होता है, ट्रांसमिट कर रहा होता है। इज इट क्लियर? ये छोटा सा क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप है बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव्स। तीन टर्म है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी तो हम जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम होता है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड होती है, ठीक है। और वेवलेंथ हमने पढ़ा था कि अगर इन केस ऑफ जो टाइप ऑफ वेव्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस होता है दो कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान, बात तो क्रस्ट की हुई थी। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव तो उसकी वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ का सेंस भी डिस्टेंस के केस में समझा जाता है, और वेवलेंथ जो होती है वो सिंपली डिस्टेंस की टर्म को रिप्लेस करके वेव के केस में वेवलेंथ कर दिया गया है। तो इसको प्रूव करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आता है, प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आपने बताना है कि जो वेव होती है वो डिस्टर्बेंस होती है किसी भी मीडियम में, जिससे जो क्या करती है, ट्रैवल कर रही होती है एक जगह से दूसरी जगह एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ। जाहिर सी बात है जब कोई भी बॉडी ट्रैवल करती है तो उसकी एक स्पीड वेलोसिटी होती है। तो जब यहाँ पे वेव है वो ट्रैवल कर रही है, उसकी एक वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम डिस्टेंस ओवर टाइम का नाम देंगे। तो वेलोसिटी का रिलेशनशिप बनेगा d ओवर t से। अगर हम लोग इस वेलोसिटी, इस रिलेशन में d की जगह वेव के फिनोमेनन को डिस्कस करें तो डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा उसकी वेव की वेवलेंथ, और टाइम का मतलब हो जाएगा यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ वेव। तो दोनों स्पेसिफिक हो गए, तो ये वाली टर्म रिप्लेस होकर डी की जगह आ जाएगा लेमडा और टी की जगह आ जाएगा कैपिटल टी। और हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। डिवीजन में टी की जगह 1/f करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये डिवीजन पर डिवीजन आए तो डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा b इज इक्वल टू एफ लेमडा। प्रूव हो गया कि जो स्पीड होती है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसके साथ एग्जांपल 10.2 आपने करनी है। 10.2 जो है वो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। वेव मूव ऑन अ स्लिंकी विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर। ये जो मीटर में उसकी वेवलेंथ होगी और एच जेड हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। क्लियर? तो रिलेशनशिप लगा दें b इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो हर्ट्स, और हर्ट्स मीन पर सेकंड होता है, और मीटर, ये जो हर्ट्स और मीटर है इन दोनों का रिलेशनशिप बनेगा यूनिट्स में मीटर पर सेकंड में। दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। थैंक यू।